नमस्कार देवियों सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका स्वागत है। और आज अपनी बातचीत मैं शुरू करूं उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूं और आज की तारीख आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। आज 16 दिसंबर है और आज विजय दिवस है। आज ही हमने पाकिस्तान नाम के नासूर को काट कर एक और छोटा नासूर पैदा किया था जिसका नाम था बांग्लादेश। और एक दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। ये एक ऐतिहासिक पिस्टल है और ये जब पाकिस्तान के 90,000 गीदड़ों के सहित उसके सेनाध्यक्ष ने अपने हथियार डाले थे, जिसका नाम जनरल ए के नियाजी था, उसकी ये रिवॉल्वर है जो संग्रहालय में फिलहाल रखी गई है। पाकिस्तान का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, करीबन 4.25 करोड़ मोहम्मदन ने यह फैसला किया था कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन वो लोग केवल 80 लाख के करीब गए थे और बड़ा तबका यहीं रह गया था। कई पाकिस्तान बने। अभी हमने दिल्ली में विस्फोट देखा, अभी हाल में हमने बिल्कुल जो इजराइल में हमास ने हमला किया था, जो पहलगाम में हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर देखा। लेकिन आज हम देश की बात करेंगे। एक पूर्वी पाकिस्तान था जिसे काट कर बांग्लादेश बनाया गया। हमारे देश का हिस्सा जो बचा रह गया, कटा फटा जो देश हमें मिला बंटवारे के बाद, और उसमें जो कटा फटा हिस्सा बांग्लादेश बंगाल के तौर पर हमें मिला, पश्चिम बंगाल, वही भला क्यों जाना चाहता है इस राह पर। हमारे साथ हैं आप लोगों के सुपरिचित ऋत्विक चट्टोपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋत्विक जी। और सीधे से शुरू करते हैं बिना किसी सवाल जवाब के। पूर्वी पाकिस्तान का इलाज बांग्लादेश बनाकर हुआ, हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल का इलाज क्या है, और थोड़ा इतिहास भूगोल बताते हुए आप आएंगे। जी, ओवर टू यू ऋत्विक। सर्वप्रथम आपको व्यालोक भाई और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री राम। और हृदय के अंतःकरण से वंदे मातरम। इसका सीधा सा इलाज ये है कि हर जन हर मन में जब तक वंदे मातरम की आग पूर्ण रूप से नहीं प्रज्वलित होगी, हर जन और हर मन में, हिंदू तो सेकुलरिज्म की खुमारी में है ना, वहां पे जब तक इस सेकुलरिज्म की खुमारी से हिंदू जो है उठेगा नहीं, जागेगा नहीं, और उस मिट्टी को, मतलब उस मातृभूमि को, उस माँ को चूम कर जिसकी अस्मिता, उसकी गरिमा को तार तार किया जा रहा है, उसकी रक्षा हेतु उसके आंचल को अपने खून से सींचने का बीड़ा नहीं उठाएगा, इसका इलाज संभव नहीं है। अब आपने एक बहुत ही मर्मस्पर्शी विषय आज के लिए चुना है, जिसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं आपका। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, आज विजय दिवस है, कितने लोगों ने जेएस अरोड़ा साहब का, एल्बर्ट एक्का जी का, निर्मलजीत सिंह सिखों का, शैतान सिंह जी का और अरुण खेत्रपाल जी का नाम सुना है, या कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? लोंगेवाला की लड़ाई कितने लोगों को याद है? उसमें तो इतनी मशहूर मारूफ फिल्म बनी थी, 1971 में ही लड़ी गई थी, उसकी भी पृष्ठभूमि वही थी। जब चंद मुट्ठीभर सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के हजारों हजार सैनिकों को धूल चटा दी थी। ये तो हमारे देश के महावीरों की, ये तो जिसे कहते हैं ना, उनके खून में, उनके शिरा, उनकी धमनी में ये है कि अकेला बहादुर जो है, वीर बहादुर जो हजारों से भिड़ जाता है।
देवी दीन पांडे इसका मतलब बहुत बड़ा उदाहरण थे। रानी रामप्यारी इसकी बहुत बड़ी उदाहरण थी, जिन्होंने अपने अपने बाणों से तैमूर की छाती छलनी कर दी थी। तो लोग पहले ये तो जान लें, कितने लोग जानते हैं कि सैम मानेकशॉ साहब की पेंशन तक रोक दी गई थी। अभी वामपंथी प्रलाप करते हुए आ जाएंगे ऐसा नहीं है। अरे जो ऐसा नहीं है तो यार तुम ही बता दो कि क्या सही है यार। 1971 में एक तरफ लड़ाई थी हम कि उनको ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान के उस अत्याचारी साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए, और दूसरी तरफ उन्हीं के खैर ख्वाह नक्सल जिस तरह का हाहाकार मचा रहे थे, उसके बहुत पहले से ही वो शुरू हो गया था। वो दोनों इंटरलिंक्ड है। ये देश वो है कि जब रेजांगला में हमारे बहादुर जवान चीन से लोहा ले रहे थे, चीन को वहां पे मुंह की खानी पड़े, और उसी चीन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे कुछ मतलब आज की बड़ी पार्टी के नेता। कौन भूल सकता है इन चीजों को? तो जब तक लोग नहीं चेतेंगे, सेक्युलरिज्म की इस सुसुप्ति से नहीं जागेंगे, बंगाल का इलाज असंभव है। असंभव है क्या लोग भाई? और आप तो बिहार से हैं, बिहार बंगाल का अभिन्न अंग है। जितने बंकिम बाबू आपके अपने हैं, उतने ही मंडन मिश्र और विद्यापति हमारे हैं। हम कोई अलग अलग नहीं है, हमारे दुख सुख हमारी संस्कृतियां साझी हैं भैया। जिस दिन इस चीज को लोग समझ जाएंगे ना, जिस दिन इस जातिवाद के भेद से ऊपर उठेंगे, और बंगाल में भी है, ऐसा आपको दिखता नहीं होगा लेकिन है, बिल्कुल है। हिंदू कब एक होगा? जिस दिन एक हो गया, जिस दिन जाग गया, माँ भारती जो है अपने नवीन रूप, अपने पुराने रूप में फिर से निखर कर आ जाएगी। लेकिन उसके लिए हम सभी को लगता है आहुति देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। चलिए, अभी फिलहाल आज विजय दिवस है, अच्छी बातें करें। बांग्लादेश बना, निर्मित हुआ, वह किस तरह भारत विरोधी बना, यही बांग्लादेश है जिसने हमारे कुछ जवानों को जानवरों की तरह टांग कर हमें लौटाया था। 10-12 वर्ष पहले की वो तस्वीर आज तक मेरे दिमाग में है। यही बांग्लादेश है जो आज भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कल परसों ही अज्ञात बंदूकधारियों ने वहां के सबसे बड़े जहरीले को गोली मार दी है। पश्चिम बंगाल की ओर लौटते हैं, वहां के इतिहास से शुरू करते हैं। एक कविता है, बड़ी अच्छी पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इन्हीं पंक्तियों के आलोक में जरा बंगाल के इतिहास से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें बंगाल की टटका खबर देनी है तो ताजा बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो हम लोगों ने ऑफ कैमरा बातें की थी उसको करने का वक्त आ गया है ऋतु जी। जी। बंगाल का इतिहास तो हजारों हजार साल से है वहां पर। इस देश में जब से ये भारतवर्ष है, जब से ये ब्रह्मांड है, तब से बंगाल है। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है, इसीलिए मैं आपको बांध दे रहा हूँ। हम बीसी रॉय से शुरू करेंगे, जब 1947 में तथाकथित कटा फटा यह देश, कटा फटा बंगाल, कटी फटी आजादी हमें मिली, तथाकथित संविधान मिला, उस समय से। क्योंकि आज तो हालात और खराब हैं, आज तो बंगाल में जिहादियों का उत्सव चल रहा है। इसको कैसे देखा जाए, ये कहाँ से करें? देखिए, अगर हम आजादी की तरफ जाते हैं और बीसी रॉय जी से शुरू करते हैं, यकीनन विधान बाबू से बड़ा प्रणेता आधुनिक बंगाल का कोई है नहीं। वो भी कांग्रेस के लीडर थे, और आपने पहले ही अपने पिछले अंक में इसका एक तरह से आपने एक संक्षिप्त विवरण तौर पर बताया था कि वो मुफ्त में मतलब गरीबों का इलाज करते थे। बीसी रॉय 1948 से 1950 तक प्रीमियर थे। प्रीमियर यानी उस जमाने में चीफ मिनिस्टर को कहा जाता था। जैसे के केपीपी पार्टी के जो फजलुल हक थे और
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मिलकर 1943 तक एक सरकार चलाई थी, तो उसमें फजलुल हक उसमें प्रीमियर। जिसके नाम 19 पर आज भी ये लोग उछलते रहते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। मुस्लिम लीग से बिल्कुल अलहदा थे। मुस्लिम जी। लीग के और उस तरह के जो एकदम जिसे कहते हैं कट्टर मुस्लिम्स उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको विभाजनकारी या विध्वंस नीतियां मुस्लिम लीग की पता थी। तो खैर बीसी रॉय 1948 में उन्होंने बागडोर संभाली। कह सकते हैं कि टेक्निकली या तकनीकी रूप से बंगाल के मुख्यमंत्री बने, पश्चिम बंगाल के। लेकिन वो बहुत अच्छे मित्र थे पंडित वो जवाहरलाल नेहरू के भी और गांधी जी के भी। और ये लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था, इसके तहत ये कहा गया था कि उधर के जो अल्पसंख्यक है, यानी हिंदू और सिख हमारे भाई जो हैं, वो उनको इधर ट्रांसफर होगा और इधर वाले उधर जाएंगे। ये तो एक तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कह दिया था कि ये एक तरह से विंडो ड्रेसिंग है, ये एक तरह से सिर्फ दिखावा है, ये ढोंग है, और हिंदुओं पर ही उस पैक्ट के आधार पर अत्याचार हुआ। तो विधान चंद्र रॉय के टाइम पर बहुत सारे हिंदू यहाँ आ चुके थे, और विधान चंद्र रॉय जी ने उनकी जिम्मेदारी लेने की मतलब उन्होंने पूरी तरह से प्रण ले लिया था उनके उत्तरदायित्व लेने का, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने उनको सहारा दिया। एक तरह से 1948 में बीमारू एक राज्य जो कितनी बार क्षत विक्षत हुआ, सिर्फ 46 में या नोआखाली में नहीं हुआ, उसके पहले भी बहुत बार उसको काटा पीटा गया आक्रांताओं द्वारा, उसको हाथ में लिया। और वहां से लेकर 1948 से जब उन्होंने शुरुआत की, तो एक तो वो डॉक्टर थे, तो उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने जादवपुर में टीबी हॉस्पिटल बनवाने में महती भूमिका निभाई, चित्तरंजन सेवा सदन का जीर्णोद्धार किया, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल को उन्होंने बनाया, चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल बनाया, विक्टोरिया इंस्टीट्यूट बनवाया। उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने जो सिटीज बनाई, जैसे सबसे पहले कि उन्होंने वो दुर्गापुर की जो एलॉय और स्टील कंपनी है वो बनवाने का उनको श्रेय जाता है। फिर चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, सबको पता है कितना बड़ा ये मतलब हमारा प्रोजेक्ट है रेलवे का। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट सिटी मैं आपको बता रहा हूँ, कल्याणी। उसके बाद सॉल्ट लेक को के मैंने प्रणेता भी वही थे। दीघा को बीच रिजॉर्ट बनाने के पीछे उनका हाथ था। कई इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और एलॉय इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी, आईआईएम, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और ऊपर से कैलकाटा यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी उस वक्त टॉप यूनिवर्सिटी थे इंडिया के, भारत के। इसके अलावा तो जरा सब कुछ। आपको मैं रियलिटी चेक कराता हूँ। आज की तारीख में बंगाल शिक्षा के मामले में फिसड्डी, आज की तारीख में बंगाल उद्योग के मामले में फिसड्डी, आज के मामले में बंगाल पर कैपिटा इनकम में फिसड्डी, आज के मामले में स्वास्थ्य, आज के मामले में शिक्षा, आज के मामले में प्रधानमंत्री की कोई भी योजना, आज के मामले में केंद्र की कोई भी योजना, आज के मामले में बिजली उत्पादन, आज के मामले में बिजली की खपत, आज के मामले में तमाम जितने भी पैमाने हो सकते हैं विकास के, उन पर बंगाल पिछड़ा हुआ है। दर्शकों, हमने शुरुआत की थी विजय दिवस से। बंगाल का विभाजन स्वीकार इसीलिए किया गया क्योंकि दूसरा हिस्सा जो था वो सड़ चुका था, इसलिए कहा गया कि इसको अलग कर दो। लेकिन आज फिर दूसरा हिस्सा जो हमने शुरू में किया था, फिर वही आपके क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए, आखिर बंगाल को हुआ क्या है? दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? नहीं, वही मैं उसी की कंटिन्यूटी में आपसे जी। बोलूंगा कि ये तो उसके बाद सारे के सारे बड़े बड़े जो बिरला, जेके, बांगुर, थापड़, टाटा, इन सबके हेडक्वार्टर्स थे, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स उस वक्त दमदम में आती थी। लेकिन जैसे ही बीसी एक रॉय। एक और तथ्य मैं बता दूं दर्शकों श्रोताओं, अभी सिंगापुर के प्रधान प्रीमियर का
एक भाषण बहुत वायरल हो रहा है। 1880 ईस्वी तक सिंगापुर का प्रशासन कलकत्ता चलाता था। कलकत्ता, जी हाँ, कलकत्ता उस तब नाम था, अब कोलकाता हो गया है। तो ये ममता बानो जो आई हैं, ये यही सब करेंगी, और इनके जो विषधर पुरखे हैं वैचारिक, ये लोग कलकत्ता को कोलकाता करेंगे। लेकिन आज सिंगापुर कहाँ है और कोलकाता कहाँ है, ये देख लीजिए मैं जी। आपको कुछ 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 चीजें समराइज करके बता रहा हूँ। 1967 में जब पहले ही बताया था मैंने, पीसी सेन जब चीफ मिनिस्टर थे, वो जब हारे और अजय मुखर्जी जो कांग्रेस माने बांग्ला यानी लेफ्ट कांग्रेस उसको बोल लीजिए, और ज्योति बसु जब बने, वहीं से जो है शुरुआत हो गई। और कोलकाता को लोगों ने छोड़ना तब शुरू कर दिया जब एक बार आदित्य बिरला उनको उनकी कार से निकालकर जीपीओ और आरबीआई की बिल्डिंग के पास, यानी राइटर्स बिल्डिंग के ठीक सामने, अगर आप कोलकाता गए हो तो राइटर्स बिल्डिंग के ठीक सामने जीपीओ है और आरबीआई की बिल्डिंग है, वहां से निकालकर लिटरली उनको लिंच करने की कोशिश की गई। वो अपने 15 इंडिया एक्सचेंज ऑफिस में सिर्फ चड्डी बनियान में गए थे, अंग वस्त्र में गए थे। उसी दिन वो वहां से उन्होंने अपना ऑफिस समेटा और वो निकल गए। इसके बाद ये 1968 घटना जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों श्रोताओं को एक बार फिर। देखिए, एक उद्योगपति की क्या दुर्दशा की गई थी जी। आदित्य बिरला जी अपने ऑफिस 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, जो कि राइटर्स बिल्डिंग, अगर हमारे प्रबुद्ध जन अगर कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग की तरफ गए हैं तो उधर जीपीओ और आरबीआई की बिल्डिंग है, वो सेंट्रल एवेन्यू से थोड़ा आगे की तरफ अगर आप जाएंगे उधर है। वहां से उनको गाड़ी से घसीट के इतना मारा गया, इतना मारा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ही वॉज लिटरली अबाउट टू बी लिंच, और लोग हंस रहे थे, अट्टहास कर रहे थे इस चीज को देखकर। और वो अपने अंग वस्त्र में अपने ऑफिस गए और वहां उन्होंने फैसला किया कि अब मैं यहां से सब कुछ अपना मतलब समेट कर मुंबई चला जाऊंगा, यानी उस वक्त के बॉम्बे। उसके बाद 1968 में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है व्यालोक भाई, आपको भी पता है, अशोक कुमार नाइट हुआ था सॉल्ट लेक में। राइट। दो 2 दिन तक आप मतलब वही भद्र लोग की महिलाओं को घसीट घसीट कर उनके साथ क्या कुकर्म किया गया था, और यही वामपंथियों ने किया था। उनकी लाशें 2-2 दिन तक अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। और ज्योति बसु का यह स्टेटमेंट है जिसके लिए उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी कि दिस इज अ कॉल ऑफ वॉर बाय द प्रोलिटरेट। प्रोलिटरेट ये वर्ड भी उन्हीं का दिया हुआ है, सर्वहारा, अगेंस्ट द बोअर्जिस यानी अभिजात। और इसके लिए कभी भी एक सिटिंग मंत्री ने, शायद उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने ये बात कही, इसके लिए कभी उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये हुआ। उसके बाद 1970 17 मार्च, वर्धमान, वेस्ट बंगाल, सियानबाड़ी मैसेकर हुआ था, सबको पता है। प्रणब कुमार सेन, मलय कुमार सेन और जितेंद्र रॉय जो एक प्राइवेट ट्यूटर थे, इनको मारने वाले कौन थे? बिनॉय कोनार, अनिल बासु, निरुपम सेन, ये सब वामपंथी थे। और निरुपम सेन बाद में जाकर ज्योति बसु की सरकार में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बने। उसके बाद नक्सलाइट मूवमेंट तो आपको पता ही है। उसके बाद फिर बिजॉन सेतु मैसेकर, आनंद मार्गियों को मतलब टैक्सी में बैठा मतलब जला के मार दिया। बांतोला गैंगरेप, मनूर मैसेकर, नंदीग्राम मैसेकर, मनूर मैसेकर 2000 में, बांतोला गैंगरेप 1990 में, नंदीग्राम 2007 में, पार्क स्ट्रीट रेप एक नर्स का हुआ था वहां पर 2010 में, होटल के पास एक 5 स्टार होटल है वहां पर वो। उसके बाद आपका ये जो 2000 मतलब 21 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, उसके बाद संदेश खाली, जिसके क्या कहते हैं प्राइम जो मतलब जो ये थे विटनेस थे, उसको खत्म कर दिया फिल्मी स्टाइल में लॉरी चढ़ा के। तो कौन रहेगा वहां पर भैया? और उस पर मेरी कहीं कोई बातचीत नहीं है। कोई बातचीत वो नहीं। वो व्यक्ति जो पूरा चश्मदीद गवाह था, उसको अचानक से लॉरी आती है, चढ़ जाती है। हिंदी फिल्में हमने न जाने कितनी देखी है, कोई भी भाषा की फिल्म, और इस पर कहीं कोई पत्ता नहीं खड़कता है जी। और आपके ये सारी
दर्शकों सारी देखिए, अभी मैंने ऋत्विक जी को इसीलिए नहीं ज्यादा, क्योंकि इसमें से एक एक मशक्कत पर, जैसे हमने बिहार में किया था, बिहार की टटका खबर, हम आप ये समझिए कि ये केवल बैकग्राउंड। अब हम एक वीडियो करेंगे जो केवल बिहार बंगाल में कम्युनिस्टों ने क्या क्या दुर्व्यवहार किया बंगाल की जनता के साथ, कांग्रेस ने क्या किया, ममता बानू ने क्या किया, ये पूरी लिस्ट खुलेगी एक एक। मरीच झापी नरसंहार से लेकर सेन नरसंहार तक बंगाल का इतिहास भी बड़ा रक्त रंजित रहा है साहब, बिहार से कम रक्त रंजित नहीं रहा है। और आज विकास के पैमाने पर बंगाल भी उतना ही दंशित है, उतना ही पिछड़ा है जितना बिहार है। वक्त की एक सीमा है, इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बार बार कहता हूं कि हम कोई भी विषय छोड़ेंगे नहीं, लेकिन 21 मिनट की 22 मिनट की जो हमारी सीमा है उसमें हर एक चीज को नहीं समेटा जा सकता है, इसलिए फिलहाल इतने पर ही संतोष करना होगा। ऋत्विक भाई, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे, आगे की चर्चा फिर हम कल परसों चौथे रोज लगातार करते ही रहेंगे जी। भाई, आपने वो मरीच झापी का जो कहा है, उससे तो जी ज्यादा सबसे बड़ा छल जो है, जो हमारे मतलब हिंदू भाइयों के साथ हुआ था कि उनको तो इन लोगों ने, राम चट्टोपाध्याय जो थे, वो जाकर, वो जब ये लोग दंडक वन में थे, वहां से उनको बेला फुसला कर इधर लेकर आया, और फिर बाद में उनको किस तरह से 1979 में घेर कर मारा गया, उनके पान पीने के पानी में, जल में विष मिला दिया गया। वो तो मतलब मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा भद्दा मजाक तो और कोई हो ही नहीं सकता। और एक जमाने में यही बंगाल जो है सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब इकोनॉमी थी स्टेट वाइज, और सेकेंड, और वो दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर थी जीडीपी की, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं। भाई 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 भाई, इससे क्या कहना है, सिंगापुर का शासन चल रहा था भाई, देश की राजधानी थी, देश की राजधानी दिल्ली बाद में बनी है, देश की तो राजधानी था कलकत्ता। तो ये किसे नहीं पता है कि हमारे यहाँ भोजपुरी गीते बनते थे, ले ले अय्या हो पिया सेनुरी बंगाल से, ले ले अय्या हो पिया सेनुरा बंगाल से, या फिर पानी पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले अय्या हो पिया ले ले अय्या हो। और कोलकाता जाते थे लोग, बिरहिया, बिरहा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कलकत्ता जा रहा है, मर्द पत्नी गा रही है, तो ये तो था कलकत्ता का इतिहास तो जी। ये तो यही मैं बता रहा था आपको, ये उस वक्त का इतिहास है, विधान बाबू के टाइम का इतिहास है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं। वो जो सबसे बड़ा जो चैनल हुआ करता था अपने जमाने में, जो राष्ट्रपति भवन में अपने 25वीं वर्षगांठ मनाता था, उसके जो जेम्स बाबू थे, उन्होंने ये चीज कही कि 11% कंट्रीब्यूटर था, 11% टू द जीडीपी इन 1960। वो कहां से कहां आ गया, वो कहां से कहां आ गया, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। मतलब बहुत से कांग्रेस के लीडर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन समय के साथ उनको, अब जैसे वो गोविंद दास जी थे, वो मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कहा था कि जन गण मन, तो यार वो इनके जो प्रिंस हैं, उनके जॉर्ज उनके पंचम, जॉर्ज जॉर्ज पंच पंचम उनके और के, दर्शकों, एक जगह जो ऋत्विक भाई ने कहा है वो मुझे ऐसा साउंड किया कि प्रोलेटेरियत कहते हुए प्रोलिटरेट इनकी तरफ से साउंड हुआ है, तो वो प्रोलेटेरियत इन्होंने कहा है और बुर्जुआ कहा है जी। हाँ ऋत्विक भाई। तो वो जॉर्ज पंचम का यशोगान है, वो भारत का राष्ट्रगान नहीं है। मुझे इसीलिए आश्चर्य होता है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के मतलब इतने स्पष्ट विचार थे, ये दोनों मतलब जो रिलीजन्स है एब्राह्मनिक, उसके बावजूद भी उन्होंने 1937 में उस खत पे दस्तखत किया। उन्होंने ये नाइटहुड, ये हमारे ये हमारे अगले एपिसोड का विषय है, कवि कुल गुरु रॉबिन ठाकुर, जिनको मैं प्रेम से कहता हूं, और रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो दर्शकों श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ, बंगाल की टटका खबर हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। मैं व्यालोक और ऋत्विक चट्टोपाध्याय हमारे साथ। ऋतु भाई, आपने समय दिया, अपने व्यस्त शेड्यूल में से बहुत बहुत धन्यवाद।
और दर्शकों श्रोताओं व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए। बंगाल की राजनीति और इतिहास पर अगर एकदम अनूठा और अलग कुछ सुनना है तो हमें फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप जानते ही हैं आपके स्नेह की वर्षा में भीगना हमें हमेशा अच्छा लगता है। तो फिलहाल एक विराम। जय जय सिया राम। जय जय सियाराम कहने से पहले जब तक बंगाल के लोग चानू मजूमदार और कानू सान्याल की विरासत से बाहर नहीं निकलेंगे, या आंदोलन करने की जो उनके अंदर जो एक जो जबरदस्ती का आंदोलन करने की जो उनके अंदर जो आदत है, इससे बाहर नहीं निकलेंगे और देश के विकास में अपना सहयोग नहीं देंगे, बंगाल का उद्धार चाहे कोई भी आ जाए असंभव है। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।